समाज में जब एक अपराध ऐसा हो जाता है कि उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, तब वह केवल एक कहानी ही नहीं रह जाती बल्कि एक चेतावनी बन जाती है। 2013 का प्रीति राठी केस एक ऐसा ही अपराध था। यह कहानी एक बहादुर लड़की की है जिसकी जिंदगी को अचानक ही एक खौफनाक घटना ने बदल दिया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और इसके बाद न्याय की मांग को लेकर कई आवाज़ें उठी। आज हम जानेंगे कि यह दुखद घटना कैसे घटी और इसके परिणाम क्या हुए। प्रीति राठी एक 23 वर्षीय लड़की दिल्ली के नरेला इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसने दिल्ली के ही एक नामी नर्सिंग स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और भारतीय नौसेना में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। उसकी पढ़ाई के दिनों से ही उसकी मेहनत और लगन के कारण उसे कई पुरस्कार और सम्मान मिले थे। उसकी माता और पिता हमेशा उसकी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते थे, लेकिन उनकी चिंता उसकी सफलता के लिए थी। प्रीति की एक बड़ी ख्वाहिश थी कि वह भारतीय नौसेना में एक अधिकारी के रूप में काम करे और अपने देश की सेवा करे। उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने अपनी पढ़ाई के दौरान बहुत मेहनत की और एक दिन उसने अपने परिवार को बताया कि वह अपनी पहली ड्यूटी पर मुंबई जा रही है। परिवार ने उसे शुभकामनाएं दी और उसके साथ ट्रेन के लिए रवाना हुए। 1 मई 2013 को प्रीति राठी और उसके परिवार ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी। प्रीति के साथ उसके पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी थे। यह यात्रा उनके लिए एक नई शुरुआत की तरह थी और सभी बहुत उत्साहित थे। ट्रेन में बैठते समय प्रीति ने देखा एक युवक गमछे और कैप से अपना चेहरा छुपाए हुए था। वह बार बार बाथरूम की ओर जा रहा था। यह युवक बार बार प्रीति की ओर भी देख रहा था, जिससे वह थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। रात के समय ट्रेन की गति धीमी हो गई थी और स्टेशन की लाइटें चमकने लगी। प्रीति और उसके परिवार ने रात का खाना खाया और जल्दी सोने का निर्णय लिया, लेकिन यह युवक अब भी लगातार बाथरूम की ओर जा रहा था और प्रीति की ओर देख रहा था। प्रीति के परिवार वालों ने इसे नोटिस किया, लेकिन इसे सामान्य मानकर नज़रअंदाज कर दिया। 2 मई 2013 की सुबह गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंची। प्रीति और उसके परिवार ने जल्दी से सामान उठाया और स्टेशन की ओर आगे बढ़े। प्रीति थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही थी और धीरे धीरे चल रही थी, जबकि उसके परिवार वाले कुछ कदम आगे चल रहे थे। जब प्रीति ने देखा कि वह अपने परिवार से पीछे रह गई है, तो उसने अपने कदम तेजी से बढ़ाने शुरू किए। अचानक प्रीति ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे को छुआ है। जैसे ही प्रीति ने पीछे मुड़कर देखा, यह वही युवक था जो बार बार ट्रेन में प्रीति की ओर देख रहा था। युवक ने अपनी जेब से एक डब्बा निकाला और उसमें से कुछ प्रीति के चेहरे पर फेंक दिया, जिसके बाद प्रीति जोर जोर से चिल्लाने लगी। प्रीति की चीख सुनकर उसके पिता और चाचा चाची दौड़कर उसके पास आए। यह एसिड अटैक था। एसिड के कुछ छींटे उसके कपड़े पर भी लग गए थे। लोगों ने देखा कि प्रीति का चेहरा जल रहा है और उसकी हालत गंभीर है। प्रीति को तुरंत बांद्रा स्टेशन मास्टर के ऑफिस में ले जाया गया, जहां से उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया। पहले उसे भाभा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। फिर डॉक्टरों ने उसे गुरु नानक हॉस्पिटल रेफर कर दिया। यहाँ पर उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। उसके शरीर पर एसिड के गहरे निशान थे और उसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। प्रीति की हालत देखकर डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी स्थिति को देखते हुए उसे मसीना हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वहाँ भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लगातार इलाज के बावजूद प्रीति की हालत में कोई फर्क नहीं आया और 1 जुलाई 2013 को उसने दम तोड़ दिया। प्रीति की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसके अंतिम संस्कार के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए। समाज के सभी वर्गों ने इस घटना की निंदा की और उसके लिए न्याय की मांग की। प्रीति की मौत ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को एक नई दिशा दी और समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत की। पुलिस पर भी भारी दबाव था कि वह तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करे, लेकिन समस्या यह थी कि अपराधी का कहीं कोई क्लू नहीं मिल रहा था।
हालांकि घटना के समय स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के अनुसार अपराधी का स्केच पुलिस ने तैयार करवा लिया था और अपराधी की तलाश भी शुरू हो गई थी, मगर पुलिस खाली हाथ थी। इसी घटना के बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम के एक लड़के ने प्रीति की बहन तनु को फ़ोन किया था और प्रीति के बारे में पूछा था कि प्रीति कैसी है। इसी शक के आधार पर 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है और इसकी गिरफ्तारी के बाद लोगों का गुस्सा और भी भड़क जाता है कि वो जल्द से जल्द अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग शुरू कर देते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि पवन कुमार के खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। रेलवे पुलिस भी अब तक पवन कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई थी। इसी बीच प्रीति राठी के पिता अपनी तरफ से पता लगवाते हैं कि 2 मई 2013 यानी घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वो रोहतक में था। बाद में पुलिस भी पवन कुमार के फ़ोन का लोकेशन हिस्ट्री निकलवाती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन पवन कुमार वास्तव में रोहतक में ही था। पुलिस की बजाय प्रीति के पिता द्वारा यह पता लगवाना कि पवन कुमार उस दिन रोहतक में था, पुलिस की बड़ी नाकामी थी और यह इस बात का संकेत भी था कि पुलिस इस घटना की जांच सही तरीके से नहीं कर रही है। इसलिए प्रीति के पिता ने कोर्ट में एक फाइल पिटीशन की और CID मुंबई से जांच की मांग की। कोर्ट यह मांग मान लेता है और मामले की जांच CID मुंबई को दे दी जाती है। जांच CID के हाथ में आते ही CID जांच के सिलसिले में पहले प्रीति राठी के घर जाती है और कुछ जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। CID के अधिकारी प्रीति के कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों से भी पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार पुलिस वालों को बताते हैं कि पड़ोस में ही रहने वाला अंकुर पवार नाम का एक लड़का प्रीति को एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। इसके अलावा अंकुर पवार प्रीति से ही शादी करने की जिद अड़ाए हुए था, लेकिन इस प्रस्ताव को प्रीति ने ठुकरा दिया था। इसके बाद अंकुर पवार को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस अंकुर से पूछती है कि 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे। इस पर अंकुर ठीक से जवाब नहीं दे पाता और तुरंत अपने बयान बदलने लगता है। इसके अलावा पुलिस को यह भी नज़र आता है कि अंकुर के दोनों हाथों पर जख्म के निशान हैं। यह वैसे ही जख्म है जैसे कोई एसिड लगा हुआ हो। अंकुर द्वारा बार बार बयान बदलने जाने पर अंकुर के हाथों पर जख्म के निशान देखकर पुलिस का शक और गहरा हो जाता है और वो अंकुर को पूछताछ के लिए 17 जनवरी 2014 को मुंबई लेकर आ जाते हैं। मुंबई लाकर उससे कुछ और पूछताछ की जाती है और कुछ ही समय की पूछताछ में यह साफ हो जाता है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अंकुर पवार ही था। पुलिस तुरंत अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है और उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। हॉस्पिटल से आने के बाद पुलिस अंकुर से दोबारा पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में अंकुर बताता है कि दरअसल वो प्रीति को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। इसी से वो काफ़ी चिढ़ा हुआ था। इधर प्रीति ने इंडियन नेवी में भी नौकरी हासिल कर ली थी, जबकि अंकुर बेरोजगार बैठा हुआ था। इसी कारण अंकुर के घरवाले उसे ताना देते थे। इससे भी अंकुर को प्रीति से काफ़ी जलन होने लगी थी। इसके बाद अंकुर ने तय किया कि वह प्रीति को सबक सिखाएगा। प्रीति ने नेवी में भी नौकरी हासिल कर ली थी। इसी बात की जानकारी आसपास के लोगों को भी लग चुकी थी और लोग यह भी जान चुके थे कि 1 मई को प्रीति मुंबई जाएगी। अंकुर को भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी, इसलिए वो ट्रेन में सवार हुआ था। अंकुर ट्रेन में के अंदर ही प्रीति पर एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन के अंदर भीड़ काफ़ी थी। अंकुर ने जरूर अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस के सामने सबूत जुटाने की बड़ी चुनौती थी। इसलिए पुलिस अंकुर पवार के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाती है। सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश करती है कि अंकुर पवार को एसिड दिया किसने था। जांच पड़ताल के दौरान यह खुलासा होता है कि अंकुश ने मुकेश भागर नाम के दुकानदार से यह कहते हुए एसिड खरीदा था कि उसे अंकुर बैटरीज नाम की एक दुकान खोलनी है, इसलिए उसे एसिड चाहिए। अंकुर ने दुकानदार से कहा था कि वह बहुत ज़्यादा एसिड खरीदेगा।
लेकिन ज़्यादा एसिड खरीदने से पहले वह सैंपल देखना चाहता है। इसलिए दुकानदार ने उसे बतौर सैंपल एक हॉर्लिक्स के डब्बे में लगभग 2 लीटर एसिड दे दिया था। सबूत और मजबूत होने के लिए अंकुर की फ़ोन डिटेल निकलवाई जाती है और पता चलता है कि 1 मई को अंकुर निज़ामुद्दीन स्टेशन पर था और फिर उसकी लोकेशन 2 मई यानी घटना वाले दिन मुंबई बांद्रा टर्मिनल पर थी। अब अंकुर की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पुलिस ने विटनेस के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई है। आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान एक साथ कई लोगों को एक साथ खड़ा किया जाता है, इसमें अंकुर भी शामिल था। उसके बाद उन लोगों को भी बुलाया जाता है जिन्होंने पहले गवाही दी थी। उन गवाहों में से समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख अंकुर को देखते ही पहचान लेते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि यह वही लड़का है जिसने एसिड फेंकने के बाद भागने की कोशिश की थी। इसमें अंकुर पवार को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड सेक्शन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। यह जानकर आपका खून खोल जाएगा कि जब अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया जाता था तो वह अक्सर मुस्कुराते हुए आता था और विक्ट्री का साइन भी दिखाता था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कुल 37 गवाह पेश किए जाते हैं। कोर्ट में भी आकर सलीम शेख और सलमान शेख अंकुर की पहचान करते हैं और गवाही देते हैं। सभी सबूत और गवाहों को देखने के बाद आखिरकार स्पेशल कोर्ट द्वारा पीड़ित प्रीति राठी के अपराधी अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 और धारा 326 बी के तहत दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई जाती है और 5,000 जुर्माना भी लगाती है। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई। अंकुर पवार कितना बड़ा शैतान और पत्थरदिल इंसान था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब जज ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई तो उसके चेहरे पर जरा भी डर का भाव नहीं था और वह मुस्कुरा रहा था। भले ही अंकुर को फांसी की सज़ा सुनाई गई, मगर अंकुर ने मुंबई हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। इसके बाद जून 2019 में मुंबई हाई कोर्ट ने सेक्शन कोर्ट के फैसले की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया। जिस दर्द से प्रीति के माता पिता को गुजरना पड़ा, उस दर्द के सामने उम्र कैद की सज़ा तो क्या, फांसी की सज़ा भी कम थी। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।